बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डार स्पीक से जावेद डार हाज़िर हूँ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे गेस्ट तालिब हुसैन साहब। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अप्लाइंसेस इंडस्ट्री के पे इनका खातर खात तजर्बा भी है। तो मेरा इनसे स्पेशल सवाल था कि बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुझसे पूछ रहे थे कि जो मौजूदा महंगाई की लहर है इसमें इसका जो अप्लाइंसेस इंडस्ट्री पे कितने परसेंट फ़र्क आएगा और जो होम अप्लाइंसेस है ये कितने परसेंट मज़ीद महंगे होंगे और कहाँ पर इनकी प्राइस जाकर रुकेगी। दो तीन इकट्ठे मैंने सवाल इनसे कर दिए कि डॉलर प्राइस कहाँ तक जाएगा, फ्यूल प्राइस कहाँ तक जाएगा, महंगाई की शरह कहाँ तक जाएगी और इनका इम्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे क्या आएगा। जी तालिब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। दरअसल डार साहब बात ये है कि इस बजट के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें कोई मेजर चेंज ऐसी नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सके। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी कि कंप्लीट यूनिट पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से नहीं आएंगे, फिनिश गुड्स और जो है उनके रॉ मटीरियल और पार्ट्स आएंगे, तो वो तो एक अपनी जगह पर स्टैंड करती है। लेकिन टैक्सेशन में कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है जो ये CNSE वाली कंडीशन वेव ऑफ हो जाएगी तो इसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे डीलर हैं जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है, जिनको सेल हम जो है जैसा कि मतलब सेल टैक्स की वजह से जो है उसको वो हमसे काम नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है वो भी हमारे पास अब आएंगे, काम करना चाहेंगे शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म होने की वजह से। तो इससे आप ये कह सकते हैं कस्टमर नेटवर्क जो है वो बढ़ेगा कंपनियों का। बाकी रहे अब बात महंगाई की। महंगाई देखिए पाकिस्तान में जो महंगाई है वो डॉलर के साथ लिंक है। जो जो डॉलर बढ़ता है आपकी प्राइसेस जो है बढ़ती जाती हैं और ये कहाँ जाके रुकेगा, ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक IMF से आपकी डील नहीं होती। IMF की डील के लिए ही आप इस वक्त पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी को महंगा कर रहे हैं। जैसे ही IMF की डील मैच्योर होगी तो आपको दूसरे सोर्सेज से भी डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सऊदीया, तुर्की और दीगर ममालिक के जो दौरे किए हैं वज़ीर आज़म ने या हुकूमत ने या वज़ीर ख़ारजा ने, वहाँ पर यही सारी बातें हुई हैं और उन्होंने अपनी इंटेंशन का इजहार किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने दिया कुछ नहीं है। सब IMF की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा, उसी हिसाब से वो अपने फैसले करेंगे। जो सऊदीया के डॉलर की बात है वो रोल ओवर की बात है, हम सबको याद होना चाहिए। कोई नया कैश नहीं आना वहाँ से। जो पहले जो इमरान खान के दौर में पैसे आए थे वही डेफर होने हैं। इस तरह चाइना का 2.4 बिलियन है, उसने भी डेफर होना है। नए पैसे की फ़िलहाल बात नहीं है, जब कोई बात होगी तो वो होगी। बाकी वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए $1 अरब से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान किया है, वो जून के बाद शुरू होगी। और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हुकूमत जनरेट कर सकेगी अपने जो है फॉरेन फंडिंग के ज़रिए या अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा के या अपनी इंपोर्ट को कम करके, वो आपके डॉलर पे इम्पेक्ट करेंगे। तो आपकी महंगाई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में पार्टिकुलरली डॉलर की वजह से होगी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या IMF के अलावा भी हमारे पास कोई प्रोग्राम है? देखिए IMF के अलावा प्रोग्राम आपके पास फ़िलहाल नहीं है। और IMF को आप क्यों मतलब उसको वो बुरा समझते हैं? IMF के पास टाइमली जाना चाहिए। कोई भी लेंडर जब अपने पैसे किसी को देता है, इवन हमारा बैंक किसी को पैसे देता है, तो अपने आप को सिक्योर करता है। और वो सिक्योरिटी सिर्फ मकान या प्रॉपर्टी की नहीं, बल्कि वो देखता है कि रिपेइंग कैपेसिटी क्या होगी, ये पे कैसे करेगा, हमें पे बैक कैसे करेगा, क्या ये हमें वापस कर सकेगा। तो IMF इस तरह की एश्योरेंस चाहता है हमसे। तो बात ये है कि आपने अपना बजट देखा होगा, उसमें जो 3900 अरब का आपका जो मार्कअप है उसमें से 3400 अरब हमारे लोकल बैंकों का है। लोकल बैंक हमें महंगा देते हैं, ठीक है ना जी, वो 7-8% पे देते हैं, जबकि आपका फॉरेन लोन IMF का और दीगर ममालिक का 2-2.5% पे होता है। तो हमारे लिए एक चीपर सोर्स है। तो ये बात है सारी। IMF के पास जाना हम इसलिए जाते हैं कि हमें डॉलर चाहिए होते हैं। अगर हमें रुपया चाहिए होता तो हमारे मुल्क में हम अपने लोकल बैंकों से भी ले सकते थे, जो कि हम ले भी रहे हैं। और बात रुपये की नहीं है, बात डॉलर की है। अच्छा सर, अप्लाइंसेस इंडस्ट्री में जो मतलब मज़ीद अप्लाइंसेस डॉलर के साथ लिंक होंगी, अच्छा ये तो एक महंगा होगा, आपने जवाब दे दिया। एक क्वेश्चन और ये था कि जैसे जैसे आप डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, महंगाई भी हमारी बढ़ेगी, अप्लाइंसेस की प्राइस, जो फ्रिज की कीमत, AC की कीमत, माइक्रोवेव की कीमत बढ़ेगी। अच्छा, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसका क्या फ़ायदा होगा और इम्पोर्टर इसमें क्या फ़र्क होगा? देखिए लोकल मैन्युफैक्चरर का ये होगा कि देखें बाहर से एक कंटेनर आता है, उसमें मिसाल के तौर पे 200-250 AC आ गया, 300 आ गया 60 फुट का कंटेनर में। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितने आता है। जब आपके पास रॉ मटेरियल आएगा इन शेप ऑफ पार्ट्स, ठीक है, वो डब्बों में बंद होगा। हो सकता है कि वो उसमें 2000 AC का माल आ जाए, तो कंटेनर का फ्रेट तो वही रहना है ना, $6000 या $7000 जो है। तो आपका देखें उसमें एक अच्छी खासी आपको फ्रेट की बचत है।
आज से 2 साल पहले फ्रेट मैटर नहीं करता था। उस वक्त $300-400 का कंटेनर रेंट होता था। इस वक्त कंटेनर का रेंट जो है 10,000 को छूने के बाद 6,500-7,000 के ऊपर आ चुका है। तो एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि अगर यहाँ बॉडी यहाँ पे बनती है चीज़ों की, जो आप एसी की बात कर लें या फ्रिज की बात कर लें, तो वो बॉडी यहाँ बनने की वजह से आपकी जो पोर्ट के ऊपर ड्यूटी है वो बचेगी आपकी, ठीक है ना, ये मैन्युफैक्चरर की, जिसकी वजह से यहाँ पे वो है वो सस्ता पड़ेगा आपको। तो ये सारी सूरत हाल है। तो यकीनन यहाँ पर अगर चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी तो वो सस्ती होंगी। हाँ जी, तो जैसा कि तालिब साहब ने कहा है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर होगा उसको प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो होगी, फैक्ट्री प्राइस होगी, वो उसकी कम होगी, रॉ मटेरियल प्राइस उसको मिलेगा। एक कंटेनर में 2000 एसी का स्टॉक आ रहा है, या जो मतलब CKDS के ये यूनिट का डिफरेंस भी बताया। तो एक क्वेश्चन और मैं इनसे करना चाहूँगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं बल्कि इनसे एक राय लेनी चाह रहा हूँ कि आप जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर हैं या डीलर्स हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? लोकल मैन्युफैक्चरिंग, या जिस तरह कॉटेज इंडस्ट्री में हमारे माइक्रोवेव कह रहा हूँ, ये होम अप्लाइंसेस और गैस अप्लाइंसेस बनाने वाले हैं, इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये इम्पोर्ट से अपने आप को अपनी जान छुड़ाकर ये खुद लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे हमारी और फ़ायदे क्या होंगे? क्या लोकल जो कई ख़ानदानों को रोज़गार मिलेगा? इसके बारे में सर क्या राय देंगे? देखिए, कुछ चीज़ें तो हम खुद मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे कंप्रेसर की अभी यहाँ पे सहूलत नहीं है, उसको वक्त लगेगा। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बेपनाह फ़ायदा है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, आपकी ड्यूटी टैक्सेस की जो बचत होगी, आपकी यहाँ पर लेबर जो है वो आपकी सस्ती है, उसका आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, आप ये करें, तमाम जो अपनी कंपनियां हैं वो R&D पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी ये सोलर सिस्टम पे करें। अपने ये इस बात पे आप गौर करें कि हम जो है बिजली का अल्टरनेट क्या होगा हमारे पास, क्या हम सोलर की तरफ जाएं, विंड की तरफ जाएं, जो भी हो सकता है, मतलब सोचेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा ना। ये एक बहुत बड़ी कास्ट कटिंग होगी मैन्युफैक्चरर की, कि अगर वो अल्टरनेट बिजली का कोई ढूंढ लेते हैं, और इस पर गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट आगे इंसेंटिव देने जा रही है सोलर के ऊपर, इन्होंने सेल टैक्स भी इन्होंने जो है ख़त्म किया है, तो उसका तो बेपनाह फ़ायदा होगा। जब हमारे मुल्क में सरप्लस प्रोडक्शन होगी तो हम जो दीगर ममालिक हैं जो उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी चीज़ें, हमारे हमसाया ममालिक साउथ एशिया के अंदर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, और हालात ने हमें उस अपॉर्चुनिटी पर ला के खड़ा कर दिया है कि हम कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज का सेशन बहुत ही मेरे लिए बेहतरीन रहा, और तालिब साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के मुतल्लिक जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई बजट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लाने जा रही है, मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए और डीलर नेटवर्क को क्या करना चाहिए, हर बंदे और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इनको क्या करना चाहिए, सब के बारे में मज़ीद जो इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तालिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग डार स्पीक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और मुझे कमेंट्स में जिस तरह हमेशा से आपका इंतज़ार होता है कि आप कमेंट्स में मुझसे जो बात पूछते हैं मैं उसका रिप्लाई भी दे रहा होता हूँ, व्हाट्सएप भी कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में पूछ सकता है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।